हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास जो हमारा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। जैसा कि मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शुरू किया था, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि इसके दो पार्ट फटाफट से ऐड होते जाइए। पहले सभी लोग ऐड होते जाइए, सारे लोग कॉपी पेन ओपन करिए। ये वीडियो CA CMA स्टूडेंट के लिए और नेट JRF के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। ठीक, आपको बिल्कुल बेसिक्स बिल्कुल इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। ओवरऑल एक क्लास में आपकी सारी बातें हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म बेटा PDF भी बोल सकते हो। PDF आप लोग नाम तो जानते ही होंगे। इसके दो पार्ट हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में दोनों की वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, बाइनोमियल भी आप तक हो चुका है, पॉइसन भी आप तक पहुंच चुका है। एक लेक्चर हमारा और बचा हुआ था कॉन्टिन्यूअस का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया। मतलब आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो PDF है, PDF इज अ शॉर्ट नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दो पार्ट थे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। वी डन डिस्क्रीट और लेट्स स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमें केवल एक चीज पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। CA CMA के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक पार्ट हमें पढ़ना है। अब आप एक बात मेरे को बताइए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, रीजन क्या है? यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, सबसे बड़ा रीजन मीनिंग। पहले मीनिंग, फिर आगे बात करेंगे। मीनिंग कहता है कि अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द रैंडम वेरिएबल इज परमिटेड टू टेक एनी वैल्यू विद इन गिवन अ रेंज। किसी वैल्यू को लिमिट के अंदर, एक लिमिट के अंदर, जैसे कि हमारी हाइट की बात करें तो हाइट जो है कंसिस्टेंटली जो है हमारे एज के हिसाब से क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है और उसको एग्जामिनेशन में 3 आवर्स का टाइम मिला हुआ है, 3 घंटे का, तो उसमें टोटल मिनट हुए 180 मिनट। तो 1 मिनट से लेके 180 मिनट के बीच में अगर हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, तब वहां पे कॉन्टिन्यूअस आता है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आता कब है? जहां पे लिमिट की बात होती है, वहां पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स आता है। तो ये लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल इज परमिट होता है कब? टू टेक एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं इन गिवन अ रेंज। रेंज का मतलब लिमिट। रेंज आप पढ़े हुए हैं, रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो एक रेंज होता है, उस रेंज के बीच से अगर कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तब वहां पे हम पढ़ते हैं बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चैप्टर को सीखने के लिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इजी है, बट आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। याद रखिएगा,
मैंने कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स भी आपके लिए तैयार किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो अभी हमने मीनिंग कंप्लीट किया कि सर कॉन्टिन्यूअस में कोई वैल्यू रेंज के बीच में आती है, तो रेंज के बीच से किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री, इतिहास। देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपको भी मालूम है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। नॉर्मल नहीं लिखेंगे नहीं प्लीज, मैं टाइम दूंगा प्रॉपर वीडियो में। आज मैं कम से कम 1 मिनट आपको ये कॉपी करने के लिए दूंगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस बाय कार्ल गॉस। बेटा एक डाउट है, कुछ किताबें कार्ल गॉस बोलती हैं और कुछ किताबें के की जगह सी बोलती हैं, CARL। तो दोनों जो राइटर हैं उनके बारे में बता दिया। कुछ लोग कार्ल फ्रेडरिक गॉस बोलते हैं, कुछ लोग कार्ल फ्रेडरिक गॉस बोलते हैं। तो सी और के दोनों वर्ड हमें आपको बुक्स में मिलता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो रिकॉग्नाइज किया गया था, वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस के हिसाब से था। इसीलिए द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस किसने किया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। या आप इसको जेड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं। एक एक बात जो मैं लिख रहा हूं, हर एक बात को आपको लिखना है, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी में 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो डिस्क्रीट से रिलेटेड होता है। एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड होता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट में 2 पाई e माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन का होल स्क्वायर। जहां पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, जहां पे e की वैल्यू कांस्टेंट है, जहां पे म्यू का मतलब मीन है, जहां पे sd का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक, अब इसके बारे में बात करेंगे बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी, तो अभी आप बस समझते जाइए। तो हमने ये देखा बेटा कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब है कि जो एक रेंज में आता हो, तब हम उसे कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला ये है, जिसमें पाई इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, यू इज इक्वल टू मीन, म्यू इज इक्वल टू मीन और एस टी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये इनफाइनाइट प्लस और इनफाइनाइट माइनस तक, इनफाइनाइट जो भी आप बोल सकते हैं, ये मीनिंग है इसकी। 2 बातें मैंने यहाँ पे और लिखी है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको मुझे चार्ट के थ्रू समझाना पड़ेगा। तो पहले बेटा मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, यहां से लेके यहां तक केवल नोट करिए। 1 मिनट का समय देता हूं आपको, 1 मिनट का समय देता हूं आपको, यहां से यहां तक नोट करना है। 1 मिनट का समय देता हूं आपको।
हाँ बेटा, आपके 1 मिनट हो गए। सर आपके तो 1 मिनट बड़े जल्दी होते हैं। हाँ क्या करें, हमारे हैं तो हो गए। अच्छा सर, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेटा एक बार रिवाइज करिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होता है। किसने इंट्रोड्यूस किया? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। क्या नाम होता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी नाम होता है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था जिसका नाम था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है ऑप्शन में, बिकॉज एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें पूछ सकता है। और इस चैप्टर से बहुत पॉसिबिलिटी होता है थ्योरेटिकल पोर्शन का, बट मैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी लगवाऊंगा, अब परेशान बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है। आज ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। अब बेटा शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम अपने क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। बेल शेप्ड का मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा बेल शेप्ड। और नॉर्मल, अब सुनिए, अब लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे है, लिखना बंद कर दीजिए। और बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैं बता दूं कि बेल शेप्ड जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे उनके लिए हम यही बेल शेप्ड बनाते हैं, कॉमन बेल शेप्ड बनाते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आप एक कॉमन बेल शेप्ड क्यों बना रहे हो, एक कॉमन आप कर्व क्यों बना रहे हो, नॉर्मल कर्व क्यों बना रहे हो? तो उनके लिए रिप्लाई क्या है बेटा कि जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, तो बेटा अगर 3, 4, 5 करना होता है तो भी यही ट्राइंगल बनाते हैं। मान लीजिए 30, 40 और 50 करना है तो भी ट्राइंगल का जो शेप होता है वो सेम होता है। 300, 400, 500 करना है तो भी ट्राइंगल का शेप सेम होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन कैन चेंज बट द शेप इज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। हम हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए अगर बेल शेप डिफरेंट बनाएंगे तो किताबों में आपको मालूम है आर्ट ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। दैट्स वाई हर एक ऑब्जर्वेशन के केस में हम एक ही बेल शेप लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया कि कल को आपको लगे कि सर एग्जाम्पल तो बदल रहा है लेकिन हमारा ये जो शेप है वो कांस्टेंट है, हाउ इट इज पॉसिबल। इसलिए हम आपको अभी से बता दे रहे हैं कि बेटा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम बेल शेप्ड को चेंज नहीं करेंगे। नाउ स्टार्ट। ये जो बेल शेप्ड होता है इसके दो फीचर्स होते हैं। ये जो बेल शेप्ड होता है इसके दो फीचर्स होते हैं। पहला नॉन यूनिफॉर्म। अरे सर ये तो हमका भी मालूम है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, ऐसे ऐसे है तो कैसे नॉन यूनिफॉर्म ही तो होगा। हमने कहा वेरी गुड। अच्छा, दूसरा नॉन कुमुलेटिव होता है। नॉन कुमुलेटिव होता है। नॉन कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है? तो पहले कुमुलेटिव का मतलब समझिए। कुमुलेटिव में हमेशा जो लाइन होती है वो सीधे होती है। कुमुलेटिव में जो लाइन होती है वो हमेशा सीधे होती है, इंक्रीज में होती है। लेकिन ये नॉन कुमुलेटिव क्यों है? क्योंकि एक मैक्सिमम पीक पे जाके फिर ये क्या होता है, डाउनफॉल हो जाता है। इस वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन कुमुलेटिव होता है। अच्छा, ये लाइन बताने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चन सुनते जाइएगा। सॉरी पानी ले लें।
इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, इस एरिया का पॉसिबिलिटी निकालना होता है और उसके बाद हम रिप्लाई करते हैं। ये बात मैंने क्यों बताया नॉन कुमुलेटिव, ये जो एरिया होता है एरिया का चार्ट दिया रहता है कुमुलेटिव चार्ट होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुमुलेटिव चार्ट। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि नॉर्मल, सुनिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुमुलेटिव चार्ट होता है इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुमुलेटिव होता है, टिक करके चले आते हैं। चार्ट कुमुलेटिव होता है बट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो नॉन कुमुलेटिव होता है। चार्ट कुमुलेटिव क्यों होता है वो अभी मैं आपको एक दिखा दूंगा कि उसका रीजन क्या है, ठीक है। बट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, नॉन कुमुलेटिव। क्या होता है, नॉन कुमुलेटिव। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। हम हो और मजा ना हो, ये कभी हुआ है क्या? चलो नाउ नेक्स्ट। तो ये बेटा है हमारा बेल सेट। तो जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी वो ये थी, अरे एक मिनट इसको फिर से बना लें फिर बात करते हैं, ठीक। जो पहली पॉसिबिलिटी है, द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड में होता है और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ये और ये दोनों टच नहीं करेंगे, ये हमेशा पैरेलल चलते चले जाएंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर 0.0000001% भी होगा तो भी थोड़ी सी हल्की सी, कहीं ना कहीं देखेंगे हल्का सा ही डिफरेंस होगा, लेकिन होगा। मान लो अगर पॉइंट के बाद 10 टाइम्स 0 हो, 15 टाइम्स 0 हो, तब भी 1% हो, तब भी ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। इसलिए कभी भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इस बात को लेके आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, पैरेलल चलती रहेंगी, ठीक। दूसरा, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज एट सेंटर। देखो दो बातें होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछता कैसे, मीन इज सेंटर मतलब ये मीन होता है। मीन से क्या होता है, मीन से इसका ये चीजें बदलती हैं, ये चीजें मीन से इसके इस सरफेस पे कोई, सुनेगा, मीन से इसके सरफेस पे कोई चेंज नहीं होता है, मीन से केवल इसके हाइट में चेंजेस होता है। और दो ही पैरामीटर होते हैं, एक मीन होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है तब देखिए, तब आपका ये एरिया चेंज हो जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा तो ये वाला शेप चेंज होगा, और मीन चेंज होगा तो ये हाइट चेंज होगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। ये का मतलब बेटा विद चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मीन चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, हाइट चेंज होगा, ठीक है। लेकिन चाहे मीन चेंज हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो, हम एक नॉर्मल एरिया लेके चलेंगे, एक नॉर्मल शेप लेके चलेंगे। हर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली तो कह रहा है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज एट द सेंटर। सेंटर पे होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही आपकी बात है, सेंटर पे होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक बार फिर से मैं बेल शेप्ड बना लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे देखिए ये, ठीक, अब ये आपका लाइन हो गया, ठीक, और मीन यहां पे हो गया, ठीक। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज 1। ये पूरा एरिया मिला के आंसर कितना होगा, 1। या अगर परसेंट की बात करें तो कितने परसेंट होगा, 100%। रेशियो में 1 होगा, फ्रैक्शन में 1 होगा और परसेंटेज में 100 होगा। तो टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज क्या होगा, 1 होगा, याद रखेंगे। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल का मतलब एक वैल्यू, ठीक है, म्यू की एक वैल्यू, मोड की एक वैल्यू, ठीक है। यूनिमॉडल होता है मतलब इसमें मोड जो होता है वो एक होता है, ठीक। अच्छा, यूनिमॉडल मतलब सिंगल लिख लीजिएगा, सिंगल, ठीक है। अच्छा,
द मीन, मीडियन एंड मोड एट द सेम पॉइंट. इट मीन्स मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. अगर बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे. ठीक है, तीनों क्या बराबर होंगे? बिकॉज स्क्वायनेस क्या होता है बेटा? जीरो होता है. स्क्वायनेस अगर जीरो होगा, स्क्वायनेस मतलब उनके बीच में डिस्पैरिटी नहीं होगी, डिफरेंसेस नहीं होगा. ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंसेस नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन सेम होंगे, तो उनका मीन, उनका मीडियन और मोड तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे. तो ये मीन, मीडियन, मोड इसलिए बराबर होते हैं कि स्क्वायनेस जीरो होता है और जो कर्टेसिस होता है वो 3 होता है. बच्चों की डिमांड है कि सर कर्टेसिस पे भी एक वीडियो बनाइए, तो मैं बेटा कर्टेसिस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि कर्टेसिस जो होता है वो 3 होगा. ठीक. द एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ये एरिया जो है ये डिवाइडेड है 2 इक्वल पार्ट में. इसका मतलब टोटल एरिया कितना बेटा? 1. जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 और ये 0.5. ये एरिया कितना? 0.5 और ये वाला एरिया भी कितना? 0.5. आगे भी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे, मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे. और भी बातें हैं बेटा, धीरे धीरे सारी बातें धीरे धीरे सीखेंगे. ठीक. उसके बाद बेटा 7th पॉइंट, मीडियन इज सैचुरेटेड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम its quartile, that is quartile 3 minus median is equal to median minus quartile 1. अगला प्रॉपर्टीज क्या है बेटा कि इसमें अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो मीडियन है वो अपने क्वार्टाइल से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. आप देख रहे हैं Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1. दो ही ये अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. आप चाहो तो यहां से एक चीज और निकाल सकते हो. देखो क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 3 ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस. ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस मीडियन. तो क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 2 मीडियन. सुनते जाइए, आखिरी तक वीडियो देखिए. आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज इसको बीच में मत ड्रॉप करिएगा, आखिरी तक देखिए वीडियो. तो बेटा आपका ये आ जाएगा Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मीडियन. ये एक नया फॉर्मूला, चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मोड, ये हो जाएगा. इस चीज को भी आपको याद रखना है. 7th प्रॉपर्टीज था, मीडियन इज सैचुरेटेड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स. ठीक है. अब बेटा थोड़ा सा इसका जो एरिया है, एरिया इसका बेटा Z होता है, Z. और जब देखते जाइए, जब इधर आते हैं बेटा ना, तो जैसे ये आता है, ये जैसे यहाँ पे 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे आता है. जब आप यही चीज़ इधर लेके चलते हैं तो ये -1, ये -2 और फिर ये आता है बेटा -3. तो ये एरिया है. जब आप राइट टर्न होंगे तो ये पॉजिटिव होता है. राइट टर्न पे बेटा क्या होता है? पॉजिटिव. और जो इधर देखिए लेफ्ट टर्न पे क्या होता है? नेगेटिव. ठीक है. तो ये एरिया होता है. जब बेटा आप यहां से यहां तक आप इसको इस एरिया से इस एरिया के बीच में आते हो तो जो आपके परसेंटेज होते हैं वो 68.27% होते हैं. ये क्वेश्चन में पूछ देता है
प्लस और माइनस, बिकॉज ये क्या होता है, म्यू म्यू, ठीक है। तो प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से अगर यहाँ आएंगे तो म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा अगर हम म्यू प्लस माइनस, अगर इसको हम बोलें तो म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया कितना होगा, 68.2%। ऑप्शन में दे देता है, याद रखिएगा, और बोलेगा इसका एरिया बताइए कितना होगा, क्योंकि टिक करना होता है। जब यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तब जो एरिया आपका बनता है बेटा वो बनता है 95.4%, और ये बनता है प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में एरिया जो होता है 95.45% होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करना पड़ेगा आपको। और जो थर्ड एरिया बनता है बेटा वो थर्ड एरिया बनता है आपका 99.73% म्यू प्लस माइनस 3 SD, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, 1 SD, 2 SD और 3 SD, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये एरिया का क्वेश्चन पूछता है 68.27%, एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा, चेंजेस नहीं होगा। कुछ किताबों में 68% भी होता है, वो रॉन्ग होता है। जहाँ पे पॉइंट में अगर क्वेश्चन में पॉइंट में अगर ऑप्शन में आ रहा है तो फिर आपको याद रखना है 68.27%, 95.45% और 99.73%। मुझे मालूम है, 2 मिनट सुनिए, लिखना बंद कर दीजिए, 2 मिनट सुनिए। मुझे मालूम है कि आपके जहन में बहुत कंफ्यूजन है कि हम बात क्या कर रहे हैं, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, परेशान मत होइए, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान से समझिए बात को। ये इसके बेसिक एलिमेंट थे, इसका प्रॉपर्टीज था, इसका एरिया था। एरिया में जो है इस तरीके से एरिया इसका डिफाइन होता है। ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैंने पहले ही बोला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इजी टॉपिक है, बट अगर हल्का सा भी आप केयरलेस होंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा और आप इसको स्किप कर देंगे। और लाइफ का सबसे इजी एलिमेंट है किसी चीज को स्किप करना। तो इतनी चीजें पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक। आइए बेटा देखिए, काफी देर से हमने काफी चीजें आपको बताई, बहुत सी चीजें, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, ठीक। ये क्वालिटी टाइम है, इसको आप स्पेंड कर सकते हैं। अब बेटा जो मेन चीज़ है, जो मेन थीम है यहाँ पे, वो क्या है? वो है एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्मूला होता है z x माइनस म्यू अपॉन एस टी। ये एरिया का फॉर्मूला होता है और इसी के थ्रू हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? एरिया। और उस एरिया से फिर हम क्या डिटरमाइन करते हैं? पॉसिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इफ x इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सुनिएगा ध्यान से, विद मीन 16। मीन कितना है बेटा? 16। एस डी क्या है? 4। तो कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1, 2 और 3। पहला क्वेश्चन जो है x इज ग्रेटर देन 22 आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? x इज ग्रेटर देन 22। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलो, उसके पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो बनाते हैं। आप देखो यहां पे, ठीक,
थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बन जाए बस। हाँ ठीक, ये आ गया। एक लाइन और कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंटर। ठीक, सुने जरा ध्यान से। पूरा एरिया, टोटल एरिया कितना होता है बेटा? 1, और ये 0.5 और ये 0.5, ये मैंने आपको बताया था। दिस इज सेंटर पे मीन होता है। अब कह रहा है मीन ये 0, और मीन हमारा कितना है बेटा? 60। सेंटर पे मीन 60। पहला जो क्वेश्चन सुनिएगा वो क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन 22। आप बताओ 22 इधर आएगा या इधर आएगा? सर इधर आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं इधर इस सेंटर पे हमने कितना लिख दिया? 22। ठीक, तो फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो फॉर्मूला एरिया का कैसे लगाएंगे? तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस, बहुत ध्यान से देखिए, म्यू अपॉन एस डी। x की वैल्यू कितनी है बेटा? 22। x 22 है, माइनस म्यू कितना है? 16 है, और एस डी कितना है? 4 है। तो डिवाइड कर दीजिएगा तो 6/4 दैट इज 1.5। ये आंसर फिर आपको जाना होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होगा, उस चार्ट में जाके फिर आपको ये एरिया देखना पड़ेगा। वो चार्ट पीछे दिया होगा, एरिया का चार्ट आपके बुक में पीछे दिया होगा, और टेबल कुछ ऐसे होगा, आपका टेबल कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक, कुछ टेबल ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपके ये तो 1.5 है, सपोज दैट एक कोई और वैल्यू ले लेते हैं 2.17, अगर ऐसे आता तब आप टेबल में कैसे जाते? यहां तक तो निकालना मैं बता सकता हूं, इसके बाद आपको एरिया का टेबल है, पीछे आपके बुक में पीछे गिवन होगा, वहां पे जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमें 2.17 का देखना है तो यहां पे आप देखेंगे 2.1 और यहां पे देखेंगे 0.07 ऊपर लिखा होगा, तो इसके सामने की वैल्यू आपको यहां पे कंसीडर करनी है। ऐसे सर मान लो जैसे 3.22 है, तब बेटा देखिए 30 कह रहे हैं 3.2 का ऊपर कहीं पे आएंगे 0.2, ये वाली वैल्यू यहां से क्या करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू होगा यहां से क्या करेंगे, उठा लेंगे। अब अगर बेटा जैसे हम बात करें यहां पे 1.5 है, तो 1.5 के आगे कुछ नहीं है, तो 1.5 का कौन सा ले लेंगे बेटा? 0। एग्जैक्टली कौन सा ले लेंगे? 0। तो 1.5 का 0। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है मिले ना। कंप्यूटर महोदय जल्दी आइए जरा, देखिए इसमें बच्चों को दिख जाएगा कि नहीं। ये एक चार्ट है बेटा, ये चार्ट है, यही चार्ट है, यही चार्ट है। ठीक, यही चार्ट है, तो दिख जाएगा कि नहीं? सर बिल्कुल दिख जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, 1.5 है, तो 1.5 का 0 में देखना है। तो देखिए 1.5 का 0 में देखिए, ये 1.5 है, सही है? ठीक, 1.5 का 4332 आ रहा है, तो जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1.5 का, वो आंसर आ रहा है, आंसर एरिया में जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 0.4332, 0.4332। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए। बहुत ध्यान से समझिए, ये आंसर आपको एरिया क्वेश्चन में बुक के पीछे चार्ट दिया होगा, वहां पे एरिया होगा। अभी आंसर सुनिए, ये बोला x इज ग्रेटर देन,
बेटा ग्रेटर देन मतलब कौन सा एरिया, इधर का या इधर का? सर मतलब 22 से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला एरिया तो यहीं आएगा। बोलो भैया बोलो, यस या नो? 22 वाला एरिया तो यहीं आएगा। यस सर यहीं आएगा। आपने ये जो निकाला है, ये जो आंसर निकाला है, वो आंसर यहां से यहां का निकाला है। हमेशा याद रखिएगा, 0 से निकालते हैं 0.4322। सुनते जाइए, कुछ करिए मत। 0.433332। आपने ये एरिया नहीं निकालना है, आपने ये एरिया नहीं निकाला है, आपने निकाला है 0 से लेके यहां 22 तक। लेकिन निकालना क्या है? मोर देन 22। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? मोर देन 22। तो मोर देन 22 कहां जाएगा? उधर जाएगा। लेस देन 22 इधर आता, लेस देन 22 इधर आता, मोर देन 22 उधर जा रहा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, मैंने बताया बेटा पूरा एरिया कितना है, ये देखो पूरा एरिया यहां से यहां तक लेके कितना है? 0.5। ये देखिए, अच्छा पूरा एरिया 0.5, यहां से यहां तक का एरिया 0.4332। तो क्या ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा भाई? पूरे यहां से लेके यहां तक 0.5 ये वाला मालूम है, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये वाला। नहीं समझे, मैं बता रहा हूं। पूरा एरिया कितना है? 0.5। यहां से यहां तक का एरिया कितना है? इतना। तो पूरा एरिया मालूम चल जाएगा कि नहीं? तो बेटा मोर देन 22 का आंसर होगा 0.5 माइनस 0.4332। दैट इज आंसर 0.4 माइनस 4322, 0.0678। अगर परसेंट में करेंगे तो यह आ जाएगा 6.78%। इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? सुनिएगा, अभी आप सुनिएगा कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में 22% से ज्यादा के रिटर्न की पॉसिबिलिटी कितने? 6.78%। ये तरीका होता है। किसी भी कंपनी में के शेयर के इन्वेस्टमेंट में अगर आप 22% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कितना होगा? 6.78%। ठीक है, मुझे मालूम है 100% नॉट क्लियर, 100% नॉट क्लियर, एटलीस्ट 50% इज ओके, एटलीस्ट 50% इज ओके। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, हम 100% कर लेंगे। आप परेशान मत होइए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। 100% हो जाएगा, परेशान मत होइए, कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा देखिए, सेकंड क्वेश्चन है x इज लेस देन 10। तो बेटा म्यू आपको कितना? 16। अब आप बताओ 10 इधर आएगा या इधर आएगा? सर 10 इधर आएगा, तो 10 आपका यहां पे हो गया। ठीक, 10 यहां पे हो गया। फॉर्मूला लगा लीजिए आप। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई एस डी। एक्स आपका हो गया 10 माइनस 16/4। तो बेटा क्या हो जाएगा? -16/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1.5। तो ये जो आंसर आएगा बेटा ये आ जाएगा माइनस का 1.5। मतलब हमारा जो एरिया होगा ये, और बोला क्या है? x लेस देन बेटा इधर आ जाएगा, लेस देन इधर आ जाएगा। ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। अब बेटा आंसर तो वहीं आएगा। अगर हमारे मोर देन का जो एरिया था, मोर देन का 1.5, कितना आंसर आया था बेटा? 6 पॉइंट समथिंग % आया था। वही एरिया तो यहाँ पे भी आएगा, नो चेंज। भाई एरिया तो कोई चेंज नहीं होगा।
अब हम 1.5 का आंसर देखेंगे तो कितना आएगा 0.4332। फिर वही कहानी लगाएंगे कि अगर हमने जो निकाला यहां से यहां का निकाला 0.4332 और यहां से यहां तक का आंसर कितना है 0.5, तो इतना आंसर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.06 68% में कन्वर्ट कर देंगे तो 668% आ जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या होगा सेम होगा। मतलब अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी में या आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो उस कंपनी में 10% से कम रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 6.68%। 10% से कम रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी 6.68%। कॉपी कर लीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ सर थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा एक थर्ड क्वेश्चन है, आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन है, सुनिए। थर्ड क्वेश्चन है, सुनते चले बेटा। ये कहता है कि जो रिटर्न है वो आप हमें 10.8 के बीच में और 12.4 के बीच का बताइए, इसके बीच का रिटर्न बताइए। तो पहले बेटा आप टेबल बनाइए, ऐसे देखिए टेबल। अब तो समझ में आ रहा होगा भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। एक सेंटर बना दिया, एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज 0, यहाँ पे म्यू कितना हो गया 60। अब हमको ये देखना है कि 10.8 कहाँ होगा। तो सर मान लो एक वैल्यू यहाँ पे होगी और मान लो एक वैल्यू यहाँ पे होगी। ये मान लो आपका 12.4 होगा और ये मान लो 10.8 होगा, क्योंकि दोनों ही इधर आएंगे और इनके बीच की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ये हमें इनके बीच की वैल्यू को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत, फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, अब बहुत ध्यान से सुना। जब दो वैल्यू हो जाए बेटा तो Z1 लेना, x1 माइनस म्यू अपॉन SD। x1 आप ले लो 10.8 माइनस 16 डिवाइड बाई 4। अब जब बेटा आप 10.8 माइनस 16 करोगे तो 5.2 माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 तो माइनस का 1.3। एरिया बाद में देखेंगे, अभी एरिया बाद में देखेंगे, ठीक। फिर Z2 का अगर आंसर निकालोगे तो x2 माइनस म्यू अपॉन SD। x2 कितना हो जाएगा 12.4 माइनस 16 डिवाइड बाई 4। तो बेटा 12.4 माइनस 16 डिवाइड बाई 4, 12.4 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज माइनस का 0.9। इन दोनों का एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि एरिया कितना होगा, ठीक। इनका जो एरिया है बेटा, इनका एरिया 1.3 का जो एरिया आ रहा है, 1.3 का जो एरिया आ रहा है, 1.3 का मैं बुक में देख लूं 4032 आ रहा है, 4032 और माइनस 0.9 का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है माइनस 0.9। .9 031 और 5 ये एरिया है। बहुत ध्यान से सुना। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, केवल क्वेश्चन सॉल्व किया। बेटा एक बात बताइए,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। यहां से यहां तक का एरिया कितना है, ये वाला एरिया जो है वो कितना आपने निकाला है, वो निकाला है 0.432 4। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। और यहां से यहां तक का एरिया कितना निकाला है आपने, यहां से यहां तक का एरिया, मतलब ये जो एरिया आपने निकाला है वो निकाला है 0.4032। और ये वाला जो एरिया है वो कितना है बेटा आपका 0.3159। तो आप बता सकते हो ये एरिया कितना होगा, यस सर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो, इसको इससे माइनस कर दें, इस वाले को इससे माइनस कर दें, तो ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको यहां से ये एरिया को इस वाले एरिया से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर जो बिटवीन होगा, बिटवीन इसको बोलते हैं बेटा थर्ड, बिटवीन 10.8 टू 12.4, रिटर्न बिटवीन क्या आंसर होगा 0.432 माइनस 0.3159। देन आंसर इज 0.4032 माइनस 0.3159, 0.0873 इंटू परसेंट में आ जाएगा परसेंट 8.73%। इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसको कैसे एनालाइज करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस बात को कैसे एनालाइज करेंगे कि बेटा किसी कंपनी के शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न 10.8% और 12.4% के बीच में कितना होगा, रहने की पॉसिबिलिटी कितना है। 10.8 और 12.4% के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी कितना है, तो कितना पॉसिबिलिटी है बेटा 8.733%। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया आपको, मोर देन, लेस देन, बिटवीन, और यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक, ओके सर, आप इसको कॉपी कर सकते हैं।